नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 6। मॉडल नंबर चल रहा है हमारा 6 और क्लास है ये 10 और सब्जेक्ट आपको पता ही है। आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा हुआ है 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इसमें अभी जो मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसमें 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक ये आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा पर क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। मैं इसमें ये लिखा हुआ है कि 225 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो मैं बता देता हूं, अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखना है। बताइए इसमें 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, सिंपल बात है। यहाँ इकाई अंक 5 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 3 का। 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 7 नहीं, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ 7 बार और फिर 3 का भाग इसमें 75 बार। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 75 को मैं क्या लिखूंगा? 5 गुना, हालांकि इसमें 3 का और जा रहा है, चलो 3 का करते हैं। और कितनी बार जाता है? 25 बार। फिर 25 को मैं क्या लिखूंगा? 3 गुना 3 और 25 को हम लिखेंगे 5 गुना 5। तो ये पूछे बस 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इस रूप में इसे लिख सकते हैं और बुक में जो ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? ऐसे बहुपद जिनके शून्य केवल -3 और 4 है की घात है। देखिए अगर शून्य की संख्या 1 है, ध्यान से समझ लेना ये, अगर शून्य की संख्या बोल रहा हूं मैं, उसकी वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, उसकी संख्या बोल रहा हूं। अगर वो 1 है, संख्या अगर 1 है तो उसमें कितनी घात होगी? 1। उस बहुपद की घात कितनी होगी? 1। अगर हमें शून्य 2 दिए हुए, इस बार मैं वैल्यू लिखूंगा क्योंकि हमें इसमें दी हुई है। एक तो शून्य -3 है और दूसरा 4 है। अगर -3 और 4 दो शून्य हो गए ना, अगर इनकी काउंटिंग करते हैं तो ये काउंटिंग में कितने हो गए? 2। तो यहाँ बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? फिर फर्स्ट ही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें लिखा हुआ है दो आपको रैखिक समीकरण दे रखी है और आपसे ये पूछा है कि इनकी प्रकृति क्या है, वैसे संगत है या असंगत वो बताना है। तो हमें यहाँ इनके कोफिशिएंट चेक करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको x और y के जो गुणांक है उनकी तुलना करनी पड़ेगी। तो इसमें लिखा हुआ है 3x/2 प्लस 5y/3 और सामने लिखा हुआ है 7। पहले तो इसे समीकरण को थोड़ा हल करना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। फिर 2 का भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा करने पर 2 प्लस 3 का भाग करेंगे 2 आएगा, 5 गुना 10 और बराबर कितना है? 7। 9x प्लस 10y और 6 को मैं यहाँ गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया? 42। ये है समीकरण नंबर 1। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब हम इन x और y के गुणांकों की तुलना जब करेंगे तो यहाँ पर बराबर 0 होना चाहिए। तो ध्यान दो, मैं एक बार और लिख देता हूँ, 9x प्लस 10y और ये 42 इस तरफ आ गया तो बराबर क्या आएगा? 0। ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। फिर नेक्स्ट जो समीकरण दी हुई है इसमें वो है 9x और प्लस 10y और बराबर लिखा हुआ है 10। तो 10 को इस तरफ लेके आओ तो 9x प्लस 10y और -10 बराबर 0। यह है समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों की हम गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट समीकरण है, इसमें देखो 9 लिखा हुआ है a1 का मान कितना है? 9। तो मैं लिखूंगा 9। यहाँ a2 का मान कितना है? दूसरी समीकरण में ये भी 9 है। इसी प्रकार यहाँ b1 का मान कितना है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसे हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और इसे लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी प्रकार अगर यहाँ से हम इनकी वैल्यू को लिखते हैं तो b1 का मान 10 है तो b2 का मान भी कितना है? 10 है। ठीक है, देख लो b2 के सामने 10 लिखा हुआ है और यहाँ b1 का मान भी कितना है? 10। लेकिन c1 का मान -42 है और c2 का मान -10 है।
ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये नो नो वन टाइम कटेगा और ये भी एक बार, लेकिन यहाँ माइनस माइनस कटेगा, लेकिन ये कटते जरूर है लेकिन एक नहीं आएगा। 2 से काटोगे 5 बार, ऐसे 2 से काटोगे 21 बार। तो 1 और 1 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, 21/5 बराबर नहीं है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है आपकी, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो इसका मतलब ये दो लाइन क्या बनेगी, समांतर। अब जो दो रेखाएं समांतर बनी है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, कहने का मतलब ये टच नहीं कर रही है, तो इनका कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ये असंगत है। तो बस ये एक ऑप्शन दे रखा है आपको। 4 ऑप्शन है, उनमें से जो बी ऑप्शन है वो यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये लिखा हुआ है कि एक द्विघात समीकरण है और उसके मूल समान है। तो उस द्विघात समीकरण में एक कांस्टेंट है कि उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। बोला है कि किस मान के लिए, द्विघात समीकरण के जो मूल है वो दोनों वास्तविक और समान है। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं मूलों की प्रकृति की। आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं सभी बता देता हूँ, देख लो। b² - 4ac का मान अगर 0 होता है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक भी होते हैं और समान होते हैं। बस इसी की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे पर वो भिन्न भिन्न होंगे, अगर लेस देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, फिर वो काल्पनिक होंगे, ठीक है, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, वो समीकरण लिख लेते हैं, 2x² + kx और +2 और बराबर 0 लिखा हुआ है, और फिर लिख रखा है कि मूल वास्तविक है वह समान है, वास्तविक वह समान है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कंडीशन लगेगी b² - 4ac बराबर 0। यहाँ b का मान कितना है, यहाँ देखो ये तुलना करते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। b के सामने कितना लिखा हुआ है, k, तो k² - 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 2 बराबर 0। k², ये यहाँ देखो, ये 2 को 2 से गुणा करने पे 4 और 4 को 4 से गुणा करने पे 16। तो k², यहाँ 16 को दूसरी तरफ भेजते हैं तो 16 प्लस का हो जाएगा, और k बराबर स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो ये ±√16 होगा और ये आएगा ±4, ठीक है। तो इनमें से देख लो एक ऑप्शन होगा, और ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समांतर श्रेणी 5 9 13 और लास्ट पद लिखा हुआ है 185 में कितने पद हैं। आपसे पदों की संख्या पूछी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मैं बता देता हूँ साइड में। ये जो अभी मैंने करवाया है ये क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट का, और अभी मैं करवा रहा हूँ 5th। तो इसमें लिखा हुआ है 5 9 13 और इसमें जो लास्ट पद दिया है वो है 185। बताइए a का मान कितना है, इसमें 5 है। d का मान निकालेंगे, फॉर्मूला होता है a2 - a1, तो a2 का मान कितना है 9 और a1 का कितना है 5, घटाएंगे तो कितना आ गया 4। अब यहाँ आपको n भी दिया हुआ है, अंतिम पद भी दिया हुआ है 185, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। n का फॉर्मूला क्या होता है, जो an का होता है वही l का होता है, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो an की जगह मैं लिखता हूँ a + n - 1 × d, और इसका मान है हमारे पास 185। a का मान कितना है 5 + n - 1 × d, d का मान कितना है 4, सामने 185। 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 5 वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 185 में से घटेगा तो कितना आएगा 180। ये 4 देखो गुणा में, तो कहां आ गया भाग में, ये 4 गुणा में तो भाग में चला गया। 4 से घटता है कितनी बार 45 बार, तो n बराबर आएगा 45, और ये एक माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये टोटल कितना हो गया। तो सिंपल बात ये हुई कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है 46 है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। फिर देखिए 6th क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको इसमें रेशियो पूछा है, मतलब कि अनुपात पूछा है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 है, डायग्राम में बना देता हूं। इसमें एक ए बी लाइन दी हुई है और फिर एक लाइन इस प्रकार बनाई हुई है AX, ठीक है, और यहाँ इस प्रकार एक रेखा बनाई हुई है और एक रेखा यहाँ पर,
है C, इस पॉइंट पे लिखा हुआ है A4, तो इसका मतलब इससे पहले कितने बिंदु हो गए? 3 बिंदु है इससे पहले। तो यहाँ मैं A1 लिखूंगा, ये हो गया A2, ये हो गया A3, इसी प्रकार आगे कहां तक है? 9 बिंदु तक है। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। आवाज क्यों कर रहे हो? ये लाइन समांतर होती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट होगा पांचवा A5, फिर A6, इसी प्रकार A7, यहाँ A8 आएगा, और ये जो मिलाया हुआ है वो है A9। थोड़ा सा आगे हो गया, कोई बात नहीं, आप मान लेना कि इक्वल है। यहाँ ये जो चाप है ये बराबर बराबर लंबाई के हैं। 11.1 प्रश्नावली में से आया है ये क्वेश्चन। यहाँ ये ज्यादा दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये रफ डायग्राम में मान लेना कि ये बराबर ही। इसमें ये लिखा हुआ है AB को बिंदु C किस अनुपात में, ये बिंदु C इस AB रेखा को कौन से अनुपात में विभाजित करता है? तो C के सामने पॉइंट कौन सा है? A4। अब A4 पॉइंट के इस तरफ कितने बॉक्स है, कितने अनुपात है, कितने भाग है, कितने टुकड़े हैं? तो 1 2 3 और 4 है, तो इस तरफ 4 हो गया, टोटल 9 है। तो यहाँ 4 है, तो इस तरफ कितना बचेगा? फिर 5, काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 4:5। सिंपल। इसके बाद में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ए लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन था फर्स्ट का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन संख्या है 7वां। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु -3,5 का x अक्ष में प्रक्षेप है। इसका मतलब आपसे मिरर इमेज पूछ रहे हैं। सिंपल, ध्यान से देखना। अगर मैं इसे x लिखता हूं तो ये x डैश होगा, और यहाँ अगर y है तो ये नीचे y डैश होगा। पहले आपको ये बिंदु डिनोट करना पड़ेगा। तो ये है -3,5। सिंपल बात, ये x अक्ष माइनस का है, तो यहाँ मैंने -3 लिखा और यहाँ 5 मान लेते हैं। तो ये 3 के सामने आपको जाना पड़ेगा ऊपर, कहां तक? 5 तक। तो ये बिंदु अगर -3,5 है तो इसका प्रक्षेप पूछा आपसे, तो इसका प्रक्षेप जस्ट इसके नीचे होगा, और वो भी कितना होगा? डेप्थ में वो भी 5 के बराबर होगा। ये y पर आपको कितना जाना पड़ेगा? नीचे। ऊपर अगर प्लस का 5 है तो नीचे माइनस का 5 वहां तक जाना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पॉइंट आएगा। ऊपर देखो x का मान कितना है? -3, और y का मान कितना है? 5। तो इस बिंदु का ये क्या हो गया? प्रक्षेप। यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि इस बिंदु का ये ऊपर वाला प्रक्षेप है, या ऊपर वाले बिंदु का नीचे वाला प्रक्षेप है। तो सिंपली आपसे इमेज पूछी है ना। एक प्लेन मिरर होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ऑप्टिक्स में। प्लेन मिरर के सामने का रूल क्या होता है कि जितनी दूर हम एक समतल दर्पण से खड़े होते हैं, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो भी उतना ही पीछे बनता है। ठीक है, तो वही रूल यहाँ लगता है। जितना दूर ये देखिए x अक्ष से ऊपर है, उतना ही नीचे बनेगा इसका प्रक्षेप। सिंपल है। तो ध्यान से देखो। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है ये। थीटा का आपको मान निकालना है, और लिखा हुआ है sin 44 प्लस थीटा, और बराबर लिखा हुआ है sin cos 30 डिग्री। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। तो इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। सिंपल बात ये है कि अगर एक तरफ साइन है तो दूसरी तरफ भी साइन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम, और इसमें ये लिखा हुआ है साइन 44 प्लस थीटा, और इसके जो सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है cos 30 डिग्री। ध्यान से देखना। वैसे इसका वैल्यू रख सकते हैं हम, फिर ये सोचेंगे कि वो जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू कितना था? √3/2। फिर ये सोचेंगे कि ये साइन में किसका होता है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि cos 30 को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें? साइन में। वो कितना होगा? साइन 60 होगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए वैसे ही करते हैं, चेंज करते हैं इसको। साइन लिखेंगे हम 44 प्लस थीटा, और सामने लिखा हुआ है cos, तो मैं cos ही लिखूंगा, लेकिन 90 - 60 होगा। तो cos 90 - थीटा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। cos 90 - थीटा ये फॉर्मूला होता है sin थीटा। तो यहाँ आपको cos 90 - थीटा, थीटा का मान कितना है? 60, तो उसमें sin थीटा की जगह मैं कितना लिखूंगा? 60। और यहाँ क्या है? sin 44 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ साइन है तो इसमें भी तो साइन है, तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर, और तुलना करेंगे
तो यहाँ से 44 प्लस थीटा वो सामने किसके बराबर आएगा 60 के। यहाँ थीटा रखेंगे तो 60 और माइनस 44, ये 44 यहाँ प्लस का है तो इस तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 16 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 16 डिग्री। ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें लिखा हुआ है, नंबर क्वेश्चन है ये, और इसमें लिख रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दिया हुआ। वैसे तो किसी कंपनी का प्रचार हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन आप पढ़ाते कहाँ से, तो एक्सीलेंट की बुक है डेस्परेट, उसमें से पढ़ाता हूँ मैं। हाँ, एक्सीलेंट की आती है, संजय की भी आती है। मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे सभी एक जैसी है। तो देखना, इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा और माइनस लिखा हुआ है कोस थीटा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0। और जो आपसे पूछा है वो है साइन की पावर है 4 और प्लस इसी प्रकार कोस की पावर भी कितनी है 4, और इसका वैल्यू पूछा आपसे। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ जो 4 पावर लिखी हुई है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 पावर में। अब एक चीज बता देता हूं कि जब इसे हम हल करेंगे तो अब एक चीज की जरूरत पड़ेगी। अब वो है क्या, मैं बता देता हूं। इसे जब हम हल करेंगे तो एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो होगा साइन थीटा और कोस थीटा गुणा में है। इन दोनों का गुणनफल का मान हमें चाहिए होगा, तो फिर पहले वो बनाते हैं, मतलब इसी का मान निकालते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ ये जो है ना, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना साइन थीटा माइनस कोस थीटा और सामने कितना है 0। दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर, और सामने 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, और सामने तो 0 है। इसका मान कितना है 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 0 है। और अब मैं यहां से 2 साइन थीटा कोस थीटा को अगर इस तरफ भेजता हूं तो ये माइनस का पर वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का हो गया, और यहां सामने कितना बचेगा 1। हमें जरूरत है साइन थीटा और इनटू कोस थीटा के मान की, तो ये जो 2 गुणा में कहा गया भाग में, अब इसका मान है ना, क्यों निकाला मैंने, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए। ध्यान से देखो, अब हमें निकालना है साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कोस की पावर 4 थीटा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं 4 पावर को कन्वर्ट कर सकता हूं 2 पावर में। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा और इसका भी होल स्क्वायर, और पावर पर जब पावर होती है, सिंपल बात है, घात पर घात होने से घातें गुणा होती है, तो 2 को 2 से गुणा करने में 4 आ जाएगा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। यहां अगर मैं इस ब्रैकेट में जो लिखा है इसको मैंने a माना, और यहां ब्रैकेट में जो लिखा है उसे b माना, तो ब्रैकेट के ऊपर 2 पावर है तो यहाँ 2 पावर लिखेंगे, यहाँ भी 2 पावर लिखेंगे, बीच में प्लस है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। यही फॉर्मूला ऊपर जो मैंने लिखा है, लेकिन जरूरत हमें इसकी नहीं, इसकी है, तो ये मैंने बना लिया। ठीक है, और ये 2ab इस तरफ आगे क्या हो गया माइनस का। यहां मैं a और b का मान लिखूंगा, तो a का मान कितना है साइन स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है कोस स्क्वायर, और इस पर पावर कितनी है 2। फिर माइनस 2ab है, तो माइनस 2a का मान कितना है साइन स्क्वायर, b का मान कितना है कोस स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसका मान कितना होता है 1, माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है। एक चीज ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है तो इसका तो मान है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान कितना है 1/2 है, इसका मान 1/2 है, लेकिन इन पर देखो दोनों पर पावर 2 है, तो इसकी जो मान होगा उस पर भी पावर कितनी आएगी 2। यहां मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 गुणा 1/2 का पावर 2 कितना होता है 1/4, और 2 से ये कटता है कितनी बार 2 बार, तो यहां फाइनली आ गया 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा 1/2, और ये आपका होगा एक कोई भी ऑप्शन, और वो है शायद सी। और एक चीज ध्यान से देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये एमसीक्यूज में आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर आपको नॉलेज तो मिल ही रहा है। तो ये क्वेश्चन संख्या था 9,
फिर आगे लिखा हुआ है संचयी बारंबारता का उपयोग होता है ज्ञात करने में। ये बिल्कुल सिंपल बात है, संचयी बारंबारता हम माध्यक निकालते हैं उसमें यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा फिर आंसर माध्यक होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें थोड़ा टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूछा है आपसे कुछ बातें। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, मैं वर्ग अंतराल लिख रहा हूं, वर्ग अंतराल। इसमें लिखा हुआ है 65 से 85, फिर 85 से 105, 105 से 125, फिर 125 से 145, फिर 145 से 165, 20 का डिफरेंस है। 165 से 185 और 185 से 205। ठीक है, बस इतना ही है। इसके सामने मैं लिखूंगा Fi और ये लिखा हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 7 और 4। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, इसमें क्या पूछा क्या है, सिंपल है पर ध्यान देना पड़ेगा। पूछा है माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। इसका मतलब पहले ये निकालो तो ये यार ध्यान से देखो, ये सभी वर्ग है, लेकिन इनमें माध्यक वर्ग कौन सा होता है? तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए आप लोगों को पता है CF निकालना पड़ेगा। माध्यक वर्ग निकालने के लिए CF निकालना ही होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए CF निकालने का तरीका है, 4 को सीधा लिखेंगे, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 13 कितना हो गया 22, 22 और 20 कितना हो जाएगा 42, 42 और ये कितना हो गया 56, 56 और 7 63 और ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67। तो इसका मतलब ओवरऑल ये कितना है 67 है। n का मान 67 है तो n/2 निकालेंगे। शायद ये नजर नहीं आ रहा, ऊपर लिख देता हूं। n/2 निकालेंगे तो n का मान कितना है 67 है, बटे में 2 लिखूंगा तो ये आएगा 33.5। अब आपको CF में 33.5 या उससे बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, तो वो कौन सी है 42 है। तो अब बताओ माध्यक वर्ग कौन सा हो गया, ये हो गया 42 के सामने जो वर्ग होता है उसी को हम बोलते हैं माध्यक वर्ग। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इसलिए पूछा है माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। तो बताइए माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा इसमें क्या होगी? फिर ऊपरी सीमा का मतलब है बड़ा मान कौन सा है 145। तो यहां मैं लिखूंगा माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा कितना है 145। फिर इसने बाद में ये पूछा है, ध्यान से देखो, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं होती है। इन सभी में जो बारंबारता दी हुई है इनमें सबसे बड़ा जो होता है वो F1 होता है और उसी से बहुलक वर्ग आ जाता है। F0 की F2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है 20 है, तो ये कौन होगा फिर F1 होगा। F1 है, ये बड़ा है ना सबसे, तो ये क्या होगा F1। और ध्यान से सुन लेना कि इसी के सामने ही होता है बहुलक वर्ग, लेकिन इसमें निम्न सीमा की बात है तो कितना होगा 100। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग हमेशा सेम हो। इस क्वेश्चन में है कि जो माध्यक वर्ग था वही बहुलक वर्ग आ गया है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर सवाल में ऐसा हो। तो यहां मैं लिखूंगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और वो कितनी है 125। आपसे अंतर पूछा है तो सिंपल है 145 माइनस 125 कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता। भाई घटना घटित ही नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी फिर 0। ठीक है, तो सिंपल। फिर नेक्स्ट देखिए, एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं सारे। अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें कितने हो गए सारे क्वेश्चन 12। अभी दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपको पता है ब्लैंक फिल करने होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और बहुत सिंपल सिंपल बातें पूछ रखी है। इसमें ये लिखा हुआ है एक रैखिक समीकरण, एक नहीं 2 है, 2 रैखिक समीकरण है। और फिर आपसे पूछा है कि ये युग्म है, बताना है कि ये किस प्रकार का है। या तो इसके आपको संगत असंगत बताना होता है, या फिर आपको इसमें इसके हल कैसे है वो बताना है, या बताना है कि ये प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं करते हैं, समांतर है या समपाती है। तो ध्यान से देखना, लिखा हुआ ये है कि रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। इसमें फर्स्ट है रैखिक समीकरण है 4x/3,
प्लस 2y और बराबर है 8। पहले तो इसे सही करो, इसे हल करो। तो 4x प्लस 3 गुना कितना हो गया 6y, और 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24। ठीक है, अच्छी बात। दूसरी जो समीकरण लिखी हुई है वो है 2x प्लस 3y और बराबर क्या है 12। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखने से ये पता चलता है कि दूसरी समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 से गुणा करने पे 4 आएगा, 2 से गुणा करने पे 6 आएगा और 2 से गुणा करने पे कितना आएगा 24। इसका मतलब ये है कि ये दो समीकरण नहीं एक ही है। अगर मैं लिखूं 4/2, देखिए 4/2 लिखा मैंने, फिर बराबर, फिर 6/3, और इसी प्रकार वैसे तो हमें 24 इस तरफ लिखना चाहिए था पहले, तो 24 में माइनस का लिख देता हूं क्योंकि बराबर 0 होना चाहिए ना, कंपैरिजन करते हैं तब। तो 12 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस में। 2 से ये कितनी बार कटा 2 और 3 से ये फिर 2 बार, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 12 से ये 2 बार, तो 2 बराबर है फिर बराबर है, सभी बराबर है 2 2। तो इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी लगी है a1/a2, b1/b2 और c1/। तो एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। रैखिक समीकरण और का रिक्त स्थान युग्म है, ये कौन सा युग्म है? तो ये होगा संगत होगा कि असंगत होगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एक रेखा है और उसी पर दूसरी रेखा है तो ये संगत होता है। क्या होता है? संगत युग्म है। ठीक है, और वैसे इसको हम समपाती भी बोलते हैं, समपाती। और इसके हल अगर पूछेगा तो कितने होंगे? अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर डाउट होता है, देखिए इसमें 3 चीजें, अगर आपको डाउट होता है तो एक को तो आप रिक्त स्थान में ऐसे लिखेंगे और बाकी जो 2 आपने यहाँ लिखे हैं वो आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखने हैं, है ना। अगर डाउट है कि एग्जैक्टली इसने पूछा क्या है, संगत पूछा है या संपाती पूछा है या इसके हल पूछे हैं, अगर डाउट है ट्यूशन में ये समझ नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहा है, तो आपको तीनों लिखने हैं फिर, और एक आगे लिख देना और बाकी 2 को आप साइड में ब्रैकेट में कोमा लगाकर लिख देना। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद, सामान्य पद का मतलब है nवां पद, ठीक है, अगर दिया हुआ है तो आपको सार्वंतर पूछा है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि सार्वंतर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लगातार 2 पद होने चाहिए, वो कोई से भी हो ले, कोई भी पद हो ले पर लगातार होने चाहिए। सार्वंतर निकालने के लिए हमारे पास लगातार 2 पद होने चाहिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि सामान्य पद, सामान्य पद का मतलब है वो nवां पद है, और nवां पद दिया हुआ है इसमें 3n और प्लस 5। तो हम बड़ी संख्या क्यों रखेंगे भाई? बिल्कुल सिंपल बात है, हम तो एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2। तो मैं अगर n का मान 1 रखूंगा तो 3 गुना 1 प्लस 5 तो कितना हो गया 8। अगर मैं n का मान 2 रखूंगा तो 3 गुना n की जगह यहाँ 2 लिखा मैंने, फिर कितना है 5, तो ये कितना हो गया 11। तो d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान 11 है और a1 का मान 8 है, तो कितना आएगा 3। सिंपल यही पूछा आपसे। रिक्त स्थान में आपको ये पूरा नहीं लिखना है, आपको केवल ये रफ में करना है पीछे, और डी इसका आंसर आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयों की माप रिक्त स्थान होगी। ध्यान देना, इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो है क्या, देखेंगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड का, और इसमें ये लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। चलो इसको मैंने P मान लिया, सेंटर को O मान लेते हैं और उस बाहर वाले बिंदु को P मान लिया। आपसे ये पूछा है कि स्पर्श रेखा है ना, उसकी आपको लेंथ बतानी है, उसकी लंबाई कितनी है ये बताना है। ये P है, स्पर्श रेखा। वैसे तो अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते चले तो ये तो लाइन बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा स्पर्श बिंदु तक ही होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श बिंदु से आगे वाली नहीं है, स्पर्श बिंदु के पीछे जो P की तरफ बच रही ना, ये है, इस बिंदु का नाम लिखते हैं A। तो यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है
एपी। दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोच रहे हो सर स्पर्श रेखा तो दो बना सकते हैं, तो दो यहाँ हम नहीं बनाएंगे क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं एक जैसी होती है और उनकी लंबाइयां भी क्या होती है, सेम। तो फिर दोनों अगर सेम है तो फिर एक ही बनाएंगे। ध्यान से सुन लो, इसमें आपको रेडियस दी हुई है, वो है कितनी, 6 सेंटीमीटर। आपको केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P दिया हुआ है। आप लोगों को ये पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो बताइए ये OAP त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं हुआ, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। और ध्यान से देख लो, अगर कोण A बराबर कितना है, 90 डिग्री, तो त्रिभुज OAP समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। आप लोगों को पता है त्रिभुज में, अगर आपको समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है। और इस सेम में थोड़ा यहां लिख लेता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है, चलो एक स्टेप तो मैं यहां लिखता हूं। कर्ण कौन सी भुजा होगी, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, 90 के सामने कौन है, OP है। तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर। तो जो बाकी बच गए उनको मैं लिखूंगा आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। ध्यान से देखो, AP आपको निकालना है, बाकी दो का मान आपके पास है, तो OP का मान यहां लिखूंगा मैं। OP का मान कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। फिर OA है तो OA का मान कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस AP है तो AP का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 6 का स्क्वायर 36 है, पर ये 36 इस तरफ आएगा तो फिर 36 हो गया माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा, AP स्क्वायर। यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा, 64। आपको वैल्यू चाहिए AP का, तो ये स्क्वायर इस तरफ आके क्या बन जाता है, अंडर रूट। तो AP बराबर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंडर रूट हमेशा दो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, एक प्लस का और एक माइनस का, लेकिन ये डिस्टेंस है इसलिए हम प्लस लेंगे क्योंकि डिस्टेंस माइनस की नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट माइनस का होता है, फिजिक्स में आप ये पढ़ोगे 11th क्लास में, और वो भी मैकेनिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और वो है नंबर 4, सेकंड का 4th है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, मैं सिंपल आप लोगों को वैसे तो अपने आप कर लेना चाहिए, बता देता हूं थोड़ा सा। 2,3 ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 4,2, और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें इसे हम x2 y2 मानते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है पर ऐसे मानते हैं, और ये x1 और y1 हो गया। इन सभी का मान इसमें रखोगे तो फाइनली आपके पास A और B बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। ये जितना भी मैं काम कर रहा हूं ना बोर्ड पे, ये आपको रफ में करना है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो ब्लिंक वाले हैं, ठीक है, ये पूरा नहीं लिखना है। आगे लिखा हुआ है 5वां सवाल, उसमें लिखा है sin थीटा बराबर 3/4 है, तो cos थीटा बराबर पूछा है। आपको सर्वसमीका याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, सेकंड का, आपको सर्वसमीका याद होनी चाहिए, ध्यान से देखना अभी। वैसे तो त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकाएं होती हैं, लेकिन फर्स्ट जो होती है वो होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। आपको शायद sin थीटा का मान दे रखा है 3/4, एक बार मैं और चेक कर लेता हूं। sin थीटा का मान दे रखा है 3/4, cos का पूछा किसका है, cos थीटा का। तो ध्यान से देखो, अगर sin का दे रखा है, cos का पूछा है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम इसे सर्वसमीका से कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहां मैं sin थीटा का मान रखूंगा। sin थीटा का मान है कितना, 3/4, और इस पे पावर कितनी है, 2, प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये मान आप इस तरफ भेज दो, तो यहां मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस, ये प्लस का इस तरफ माइनस का होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ध्यान से देखो, 16 को 1 से गुणा करने पे 16 आएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, बटन कितना है, 16। यहां मैंने लिखा केवल cos थीटा, तो सामने क्या आएगा,
अंडर रूट सामने क्या आएगा अंडर रूट, तो यहां से आएगा अंडर रूट 7/4, ये आ गया cos थीटा। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को पता है ये लंब होता है और ये क्या होता है कर्ण, लेकिन cos थीटा के फॉर्मूले में आप लोगों को पता है आधार बटे कर्ण की जरूरत है, तो आपको यहां से आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण का मान आपके पास है, लंब का मान है, हालांकि ये अनुपात है, अगर मैं कर्ण का मान लिखूंगा तो वो 4x होगा और लंब का मान हम मानेंगे 3x, और यहां से पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और फिर हम आधार निकालेंगे। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार निकालोगे तो आधार आएगा कितना, वो आएगा अंडर रूट 7x। आधार कितना आएगा अंडर रूट 7 ही आएगा। देख लो एक बार, अगर मैं इसका आधार निकालता हूं तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 4x है तो इसका होल स्क्वायर, आधार हमें निकालना है, लंब कितना है 3x, तो इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ 16x स्क्वायर हो गया, ये 3x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये होगा 9x स्क्वायर। यहाँ है a स्क्वायर, ये कितना बचा 7x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर मैं a निकालता हूं तो ये इस तरफ जाकर अंडर रूट हो गया 7x स्क्वायर, और यहां से आएगा अंडर रूट 7x, ये आ गया आधार। इस जगह अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो अंडर रूट 7x और कर्ण कितना है 4x, तो ये कटेगा और बचेगा अंडर रूट 7/4। तो ये आपकी चॉइस होगी, आप किस प्रकार करते हो, लेकिन इतना निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा इस सर्वसमीकरण में मान रखेंगे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है नंबर साइज 6 है सेकंड का, और इसमें बहुत सिंपल है, ये तो लिखा हुआ है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, और पूछे माध्यक, माध्यक पूछा आपसे, पहले इनको काउंट करना पड़ेगा। तो ये काउंट करने पे कितना आता है, कितना के 5 है ना, दिख रहा है सीधे 5 है, तो 5 एक विषम संख्या है, तो दो संख्या को इस तरफ छोड़ देंगे और दो संख्या को इस तरफ, बीच में कौन बचा। अब मैंने ये सवाल इस तरीके से क्यों करवाया, क्योंकि हमें केवल इसमें आंसर से मतलब है, रिक्त स्थान में केवल आंसर लिखते हैं, और अगर ये कंप्लीट करना होता तो हम माध्यक का फिर फॉर्मूला लिखते हैं, और वो फॉर्मूला है अगर n का मान, अगर n का मान अगर विषम है, यहाँ 5 विषम नहीं है क्या, 1 2 3 4 5 विषम है, तो फॉर्मूला होता है n + 1/2 वहां पद, और n का मान अगर 5 है तो +1/2 वहां पद, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 का आधा कितना होता है 3 वहां पद, और 3 वहां पद यहाँ क्या है पहला दूसरा और तीसरा कितना है 4 ही है। अगर कंप्लीट क्वेश्चन करना है तो इस प्रकार करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर 4 रहेगा। बाकी इस पेपर के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और तब तक के लिए आप देखते रहिए RNVS स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।